6:45 होने को है। हमारे कृषक श्रोता सुने प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाड़ी। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। पंचो जय हिंद। भैया सरजू। हाँ भैया समोखन। देखो, आज अपने सभी फिर से पंचायती मोहन पंचायत का स्वागत करे भैया। आज का जो विषय है वैज्ञानिक फसलों की नर्सरी कर लाभ कमाए, साथ ही साथ एक रेडियो रिपोर्ट रहे। लेकिन सबसे पहले बात कही धान की रोपाई का। हाँ भैया, और ऐसे देखो माने समय चलता है धान का। तमाम पंचायत हैं जो लगाए भी चुका है, कुछ हैं जो पछड़ा है। देखो, अगेती पछेती दो तरीके है, और फिर कुछ ने जब वक्त देर से वो थी तो वह ढंग के प्रजाति चुने जहाँ जल भराव न हो, वही के चुनाव करें। और साथ ही साथ जो उर्वरक खरपतवार नियंत्रण के वो पूरा ध्यान रखे पड़त भैया। हाँ भैया, और जैसे आगे चल के जो खाद पानी डाला जाता है वो भरपूर अपने पौधन का बढ़िया लागत है। और भाई देखा जाए तो जो निराई गुड़ाई होता है ना, ये बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। क्या किसान पंच जो बटाई हमारा सबसे ज्यादा झेल जाते हैं। हाँ, यही हमारे अगर लागत कम लागे, फायदा ज्यादा हुए तो मैं समय से नर्सरी का लगा दिए चाहिए। और फिर देखभाल करत के ओके इंतजाम अगर के लिए, चूंकि बरसात के मौसम जब रहा थे तो जल भराव की स्थिति होती है, वहाँ जब पक्षी दी है तो वहाँ सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। कई सारा मामला है हमारा, है ना? तो हाँ, किस्म के ध्यान थोड़ा रख के जो मटे तब माने नुकसान के गुंजाइश कम रहे। 90 हो गए 100 दिन, तमाम पंचायत रात कुछ 120 दिन का, लेकिन कोशिश करें किस्म प्रजाति के जान के तब जो मटे शुरुआत करें। बिल्कुल। लेकिन आज जो वहीं पास कार्यक्रम के कुछ ज्यादा हम बतकही पंचन बिल लेके आवाहन, तो सबसे पहले पंचन का हम सुनवाई है औद्यानिक फसलों की नर्सरी कर लाभ कमाए, डॉक्टर अतुल कुमार यादव से बतकही है। और ये बतकही की है आलोक गुप्ता भैया। चलो सुना जा भैया। पंचों जैसन अभी आप सुनिए अपने सबके बीचे में डॉक्टर अतुल यादव भैया आवा हैं। आप सहायक प्राध्यापक फल विज्ञान उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर भैया आपके स्वागत करी थे। अपने पंचे देखो भाई खेती बाती करते हैं, तमाम मेर के और भी कार्य करते हैं जेमन, और खासकर जब औद्यानिक फसल के बात आवत है तो वहमन कैसे लाभ कमाए के आगे बढ़ सकत हैं। औद्यानिक जो फसल के नर्सरी है उसके लिए कोने मेर के प्रारंभिक व्यवस्था बनावे की जरूरत है। नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले नर्सरी एक विशेष स्थान रखता है अपना, जहां पौधे और उनके विकास के शुरुआती चरणों में उगाया जाता है। चाहे उसके बीज की बुवाई हो, देख रेख हो, कटिंग, किसी भी तरीके से उसको अंकुरण से लेकर अंतिम प्रत्यारोपण तक आप नर्सरी में इस चीज को करते हैं। बीज को बोने से लेकर जब तक आप मेन फील्ड में ट्रांसफर नहीं कर देते हैं तब तक की बात हम नर्सरी में करते हैं। बिल्कुल। औद्यानिक फसलों में मुझे विशेष बातों का ध्यान देना पड़ता है। चाहे फल फूल सब्जी मसाला औषधि जो भी ये फसलें हैं हमारी, इन सबको विशेष नर्सरी का हमें बहुत अलग अलग तरीके से महत्व है। माने कि अपने पंचन का भाई यह क्षेत्र में अगर कार्य करा चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि सावधानी और साथे साथे होके भाई जौन तरह के सुझाव आप देते हो ओका सुने की जरूरत है। तो अपने पंचन का बतावत चलें कि यह सहित अगर अपने पंचे मान लिया फल के विषय पे अगर कार्य करा चाहते हैं या और विषय पे तो कैसे शुरुआत करें? अभी सबसे अच्छा मौसम चल रहा है हमारा नर्सरी उत्पादन के लिए, बहुत ही अच्छा चल रहा है, और ठंडी के फूलों के मौसम के लिए भी बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले फलदार वृक्षों की नर्सरी की बात करें तो अभी हमारे पास मौसम बहुत ही अच्छा अनुकूल अवस्था है। चाहे हम आम की गुठलियों की बात करें और जामुन कटहल की भी बात करें, जो कि ये ऐसे फल है इनके बीज की अगर तुरंत खा के फेंक देते हैं और ये जम जाते हैं।
और इनकी वायबिलिटी, इनको बहुत दिनों तक इनको रखा नहीं जा सकता है। फलदार वृक्षों में आम, कटहल, जामुन, ये इनको तीनों को पॉली इकट्ठा कर लें और पॉली बैग में या अपने खेत में ऊंची मेड़ बना के इनको बेड में एक साथ बो दें और अलग अलग बो के लाइनों में इनको बोने के बाद फिर इनको जब ये पौधे 15 से 20-25 दिन के ऊपर के हो जाएं तो इनको एक एक पॉली बैग में 10 से 12 सेंटीमीटर की पॉलीथीन में इनको एक एक गुठलियां सहित लगा दें, अमोले को निकाल के लगा दें, जो कि 6 से 7-8 महीने के बाद ये इस पे ग्राफ्टिंग करने की अवस्था में आ जाएगा। ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है फलदार पौधों में। फलदार वृक्ष के अलावा और का कुछ हेमन किन जा सकता है? देखिए, सबसे पहले हमारी बात है, अगर आपके पास थोड़ी सी भी जमीन है और आप ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो पौधों की नर्सरी बेहतर विकल्प हो सकता है। और पौधशाला बनाने में लागत कम लेकिन देखभाल काफ़ी करनी पड़ती है, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये पौधे जो मुनाफा भी ज़्यादा देते हैं, खासकर बागवानी से संबंधित पौधों की भी मांग बढ़ने से हो रही बहुत ज़्यादा, जैसे व्यवसाय की तेजी की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि आप जानिए, ग्रामीण इलाकों में सब्जियों के पौधों की खास मांग रहती है, जैसे कि गोभी हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, पपीता और केला आदि के, ये सब जो होते हैं सीधे खेत में लगाने वाले फल होते हैं, लगाने से होते हैं, परिणाम अच्छे नहीं मिल पाते कभी कभी सीधे खेत में लगाने से। अब हमें इस पे विशेष ध्यान देना कि जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है, अभी ठंडी की सीजन की सब्जियां आने लगेंगी मार्केट में जी, तो छोटा सा पॉली हाउस बना के हम उसमें बीज का बुवाई कर देते हैं और जैसे ही बारिश खत्म होती है सितंबर लास्ट में, 15 सितंबर के बाद हम पौधे को निकाल के सीधा मेन फील्ड में लगा देते हैं, तो जिससे हमारी अगेती फसल की जो खेती होती है सब्जियों में, वो हमारी तुरंत हमें तैयार मिल जाती है। जैसे ही उसको आप नर्सरी अवस्था से निकाल के मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट निकाल के लगाएंगे तो उसमें बढ़वार होने में समय नहीं लगेगा। तो क्योंकि बारिश खुले में अगर डालते हैं तो बहुत तरीके की बीमारियां आती हैं, कीट पतंग भी आते हैं, जिससे कि हमारी नर्सरी में नुकसान होता है। माने कि यह नुकसान से बचे के लिए अपने सबका जो छोट छोट बात है उसका ध्यान रखेगा चाहिए। लेकिन अगर व्यावसायिक रूप से एक अपने सब करा चाहते कोनो पंच, तो वहमन कुछ और विशेष बात के का ध्यान रखे की जरूरत है। पौधशाला बनाने के जरूरी कई कारक हैं, जैसे कि स्थान का चयन करना सबसे बड़ी चीज होती है। किसी भी चीज की नर्सरी डालने हैं, फल फूल सब्जी की, तो नर्सरी की जमीन में पानी नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात है, नर्सरी थोड़ा सा जो बेड बना रहे हैं या एरिया जो स्थान का चयन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ढलान होना चाहिए जी। दूसरी पारक मिट्टी और जलवायु को हमेशा चयन करना चाहिए। मिट्टी हमेशा अच्छी बलुई दोमट होनी चाहिए और जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में एक उपयुक्त माना जाता है और अम्लीय पैमाना होना चाहिए। इसी के बीच अच्छी खेती रहती है और अच्छी मिट्टी की गहराई 60 से 70 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए। अच्छा अतुल भैया, एक चीज और बताओ चले अपने पंचन का, जिस बताओ कि अपन भाई यह का अगर करे खे तो उचित वातावरण हो, उचित स्थान हो, उसके साथ साथ का कुछ और यह तरह की बात का भी ध्यान रखे खे जैसे अपने पंच का एमन नुकसान न हो पावे और लाभ होए। देखिए, इसमें पानी की अवस्था, उर्वरक की आवश्यकता और पौधशाला के हिस्से और किस्मों की ज़रूरत, क्या क्या किस्म होनी चाहिए उसके भी, और अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज हमें प्राप्त होना, बीज बोने से पहले का बीज उपचार करना, इन सब बातों का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि पानी की भी देखो, पानी की व्यवस्था दोनों की ज़रूरत होती है, कभी पानी की ज़्यादा भी ज़रूरत है, कभी कम भी ज़रूरत है, तो जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है आवश्यकता अनुसार उसके भी देते हैं। और साथ साथ जैसे ठंड के मौसम में नर्सरी हम डालते हैं तो 10 से 12 दिन में आप सिंचाई करते हैं और 2 से 3 दिन में आप ठंडी के मौसम में आप सिंचाई करते हैं। बात साथ उर्वरक की आवश्यकता भी पड़ती है। जब भी हम नर्सरी की बात करते हैं पौधशाला के लिए या नर्सरी में अपने गोबर की खाद, पत्ती की खाद या उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। ये खाद उर्वरक उस क्षेत्र में जहाँ पौधशाला स्थापित करनी उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, उससे दूर होने चाहिए। नर्सरी हमेशा ऐसी सुंदर और सजाऊ दिखनी चाहिए, सौंदर्य दिखना चाहिए कि जो लोग आते ही मन नर्सरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। देखिए, फलदार वृक्षों में हमें जो विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ती है कि सबसे पहले हमारे पास रूट स्टॉक और साइन होने चाहिए। रूट स्टॉक वो चीज़ होती है जो जड़ से बीज के द्वारा तैयार किया रहता है और उसके ऊपर हम कलम बांधते हैं। और मातृत्व पैदा वो होते हैं जिसपे अपने सभी तरीके गुण लिए हुए उस पर्टिकुलर वैरायटी का
उसमें सारे गुण होना चाहिए। और का कुछ यमन अपने पंचे कह सकते हैं? पौधशाला में हमेशा स्वस्थ और अच्छे मातृत्व पौधे होने चाहिए, विशेष स्थान होता है इनका, और मातृ पौधे जिसके संकुल से नए पौधे बनाने और स्वस्थ सही गुणों वाला होना चाहिए। बिल्कुल। मान लिया अपने पंच कुछ आपके संस्थान पे आए के मान लिया यह चीज की जानकारी नहीं ना, तो का कुछ जानकारी ले सकते हैं? कुछ इस तरह की व्यवस्था है? विश्वविद्यालय में पूरी तरीके से जानकारी है। विश्वविद्यालय के केवीकेज पे भी जानकारी उपलब्ध है कि नर्सरी के पौधे कब और कैसे कहाँ से लेने चाहिए। साथ साथ उनको अगर किसी कोई समस्या आती है तो विश्वविद्यालय के केवीके और विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में भी आके इससे अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण के बदे का कुछ मानक निर्धारित है? नहीं, किसानों के लिए कोई मानक नहीं है। किसान तो हमारे भगवान होते हैं, अगर हम उनको शिक्षा नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। माने कि अपने पंचे या देखो कितना बढ़िया तरीके से बताई है अतुल भैया, उनमेर के सकसुबा है और उनका ये क्षेत्र में माध्यम आधुनिक फसल के नर्सरी उत्पादन में समस्या आवत है, तो अपने पंच कृषि विज्ञान केंद्र जाए के या आचार्य नरेंद्र देव विभाग में जाए के यह के पूरा लाभ ले सकते हैं। अपने पंचन के लिए कुछ और कहा चाहिए आप? किसान भाइयों के लिए बहुत सारी चीज़ों के नर्सरी उत्पादन के लिए मुझे मुख्य कई सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। एक पॉली हाउस या नेट हाउस बना लेना चाहिए, जिससे उन अर्ली क्रॉप पहले फसल लेने के लिए, तो उनको अगेती फसलें लेने के लिए उनको हमें हमेशा पॉली हाउस के बीच में बोने का अच्छा रहेगा। और बीज बोने से ये रहेगा कि वो अगेती खेती कर लेंगे और जो पैसा मुनाफा अच्छा मिलता है वो अगेती खेती से मिलता है। नर्सरी उत्पादन करके आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए चाहे शहर में रह रहे हैं तो उनको अपने बंगले में या अपनी बालकनी में 2 गमले में भी खेती उगाना चाह रहे हैं। आजकल क्रॉपिंग सिस्टम पैटर्न बदल, कोई हमारा पॉली हाउस में कर रहा है, कोई नेट हाउस में कर रहा है, कोई हमारा हाइड्रोपोनिक में कर रहा है, कोई रूफ टॉप पे कर रहा है, क्योंकि जब उनको हम अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे देंगे तो वो और अच्छी खेती कर पाएंगे और सबको फ्रेश खाने की आदत हो रही है दिन के दिन। बिल्कुल, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। तो इसीलिए नेट हाउस या पॉली हाउस बीज बोने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा एरिया नर्सरी अगेती खेती के लिए जरूरी है। अपने पंचन का देखो कितना बढ़िया तरीके से यह क्षेत्र की जौन जानकारी है ऑर्गेनिक फसल में नर्सरी उत्पादन के बारे में आप बतायो, और हम समझे थे अपने पंचे सुनीन है, गुनी है, लाभ ली है, तो निश्चित हो के लाभ के साथ ही उनका आर्थिक रूप से उन्नति मिले। पौध सुरक्षा के बारे में बताएंगे किसान भाइयों। पौधशाला के पौधों को प्राकृतिक आपदा से भी बचाया जाना बहुत ही आवश्यकता होता है। गर्मी में अधिक तपती हवाओं व सर्दी में पाले और अति पिछले हवाओं को पौधशाला नन्हे पौधों को बचाया जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है वो मर जाते हैं अगर ज्यादा धूप पड़ जाए या ज्यादा गर्म हवा चल जाए। तो तपती गर्मियों और सर्दियों में घास और पुआल आदि का एक मल्चिंग की जाती है, जिससे कि पुआली घर बनाकर पौधों की सुरक्षा की जा सकती है। और साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त पौधशाला के पौधों को कीट व्याधियों से भी बचाना जरूरी होता है। और हमेशा जब तक आप अगेती फसल के बारे में नहीं सोचेंगे, तक अगेती फसल के लिए हमें विशेष नर्सरी भी अगेती डालनी होती है। बिल्कुल, जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा है आज की डेट में, अगर सब्जियों की और फूलों की नर्सरी की हम डालें तो हम अगस्त के महीने में अब इसकी नर्सरी हम डाल सकते हैं। और जो कि ये सितंबर में हम जैसे ही 15 सितंबर का पौधरोपण करेंगे तो अगेती फसल का एक अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। और जो किसान पॉली हाउस में कर रहे हैं खेती, उनके लिए एक रामबाण होगा साबित। बिल्कुल, आप इतना बढ़िया तरीके से डॉक्टर अतुल यादव भैया अपने पंचायती में आए के यह के बारे में बताओ कि आधुनिक फसल में नर्सरी उत्पादन करके अपने समय कैसे लाभ कमावा जा सकता है। आप सहायक प्राध्यापक उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से आयो, इतना बढ़िया जानकारी दियो, यह के लिए आकाशवाणी की तरफ से हम आपका देते बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सरजू, हाँ भैया समोखन, ये तो बात रही औद्यानिक फसलों की नर्सरी कर लाभ कमाए डॉक्टर अतुल कुमार यादव के और आलोक जी के बात कही। हाँ भैया, और लेकिन यही साथे साथे जो ये अपन कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा पर जो आयोजित रहा 31 जुलाई 2025 यानी 17वीं सलाहकार समिति का जो बैठक रही ना, वो का रेडियो रिपोर्ट हाँ है तो, लेकिन हम ही चाहिए थे कि पंचन के बारे एक खास जानकारी है। चले सुनाए। वो जो पाम ऑयल वाली है ना, हाँ। एक अच्छा खासा फायदा है वहाँ, और लागत कम है, फायदा ज्यादा है। जो समय के बात है वो है सेहत के लिए फायदेमंद है, गधारण की ताई आर्थिक समृद्धि के बात है। तो पहले पंचन क्या सुनवा दीजिए, फिर आगे बात की जाए। चल जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में
कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। समोखन भैया सरजू जौन पंचन से बता रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा पर जो आयोजित रहा है 31 जुलाई 2025 का है 17वीं सलाहकार समिति की जो बैठक रही ना, वह का रेडियो रिपोर्ट यानी कि रामप्रकाश पांडे भैया वह करे वाचन एवं संकलन रामप्रकाश पांडे और प्रस्तुति संजय द्विवेदी के। तो चलो अपने से भाई सुना जाए। बेर का है गत दिनांक 31 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या में 17वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त कृषि निदेशक, उप निदेशक कृषि और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक गण, किसान बंधु सब ने अपने अपने विचारों को साझा किया। आइए सुनते हैं उनके बातचीत के कुछ अंश। सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष बीपी शाही ने अपनी 1 वर्ष की उपलब्धि को गिनाते हुए कहा, गेहूं में टीबी 187
सभी लोग जितने फार्मर बैठे हैं सबके यहाँ परसेंट पे लगा भी था, जो कि DWRB 182 और अभी मालवी सुगंधा 156 ये सब लगाए हैं और लाइनिंग शुरू है और बहुत अच्छा किसान के यहाँ से फीडबैक आ रहा है कि अच्छा है। जौ का भी सर यहाँ पे बहुत अच्छा फीडबैक आया। और तो ये पशुपालन से हमारे 55 जैसे नेपियर चारा है, मल्टीकट है और जैसे हम नवीनतम जैसे हल्दी की नरम हल्दी वन फूल गोभी की अगेती प्रजाति जो होती है सफल अग्नि, उसका प्रदर्शन हम कृषक के परिक्षेत्र पे लगाया और ये जून के प्रथम सप्ताह में इसकी नर्सरी लगा करके और सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाए तो किसान के यहाँ पे आप देखे होंगे। सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सिंह ने भी अपने विचार को प्रस्तुत करते हुए कहा, एक साल में जो क्या प्रगति रही है उसके बारे में और आगामी कार्य योजना के बारे में अवगत कराऊंगा। जो संपादित प्रशिक्षण कार्यक्रम रहे जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक, जिसमें परिसरीय प्रशिक्षण, जो परिसरीय प्रशिक्षण है हमारे कृषक और कृषक महिलाओं के लिए थे, उसमें प्रशिक्षणों की संख्या 16 रही, जिसमें 295 पुरुष 31 महिलाओं ने कुल मिलाकर के 326 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। रोजगार परक जो प्रशिक्षण है उनमें 4 प्रशिक्षणों की संख्या 4, पुरुषों की संख्या 69 और महिलाएं 11 और योग 80 रहा। प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षण जिसमें 2 प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षण रहे, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कुल मिलाकर के 40 रही। जो RKVY योजना अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण पब्लिक जागरूकता कार्यक्रम, ये कृषि विज्ञान केंद्र को 2 कार्यक्रमों में बजट मिला था, तो जिसमें 2 प्रशिक्षणों की संख्या 2 थी, जिसमें पुरुषों ने 215, महिला 25, कुल 240 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। और जो केवी के उन्नत कृषि ग्राम योजना अंतर्गत ये जो 2 गाँव एडॉप्टेड किए हैं सरैया और करनाई को, इसके लिए भी बजट इस बार पहली बार आवंटन हुआ था, तो उसमें 3 प्रशिक्षण जो जिसके नोडल के रूप में मैं करनाईपुर का जो ग्राम सभा है वर्मा जी की, उसमें मेरे द्वारा जो प्रशिक्षण कराए गए थे उसमें प्रशिक्षणों की संख्या 3 थी, पुरुषों की संख्या 115 और महिला 5, कुल योग 220, कुल मिलाकर के 220 प्रशिक्षणार्थियों को वहाँ ट्रेनिंग किया गया। डॉक्टर विद्यासागर ने भी 6 सीमन के बारे में जानकारी देते हुए कहा, हाँ, जैसे हम लोग फील्ड में जा रहे हैं तो इस पर सफलता तो है, लेकिन कभी कभी इसमें जैसे चूंकि इसमें 90% ही इसकी सक्सेस है, तो कभी कभी इसमें मेल भी बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, लेकिन इसकी सफलता काफी हद तक है। और हमारे विश्वविद्यालय में भी इसके मतलब सीमन का जैसे मशीन भी आ गई है, तो यहाँ से भी इसका सीमन आगे उपलब्ध किसानों को बीच में कराया जाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने भी अपने विचार में कहा, जैसा कि जनपद में अभी सब्जी की, फूलों की, खास करके फूलों की मांग और जो आपका फलों की मांग बढ़ी हुई है, तो हमारे जनपद में उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा स्कोप है। हमारे जो अभी बीच में जितने प्रगतिशील कृषक बैठे हुए हैं, ये जो पारंपरिक खेती धान गेहूं के अलावा जो करते आए हैं, ये लोग थोड़े एरिया में इन लोगों ने सर शुरुआत किया हुआ है। जैसे वर्मा जी हैं, हम लोग सर जाते हैं तो थोड़ी एरिया में ड्रैगन फल, अमरूद, ये सब कुछ इन्होंने लगा रखा है। वर्मा जी हैं, शोभा राम जी हैं, केले के साथ सब्जियों की ही फसली कर रहे हैं। इस सब विषयों से संबंधित जो हमारा ऑन कैंपस ट्रेनिंग में सारे विषयों को सम्मिलित करते हुए प्रशिक्षण का काम किए हैं, जिसमें लगभग 204 पार्टिसिपेंट्स, 204 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया और उनको प्रशिक्षण दिया गया। संयुक्त कृषि निदेशक अयोध्या मंडल अयोध्या श्री अवतेंद्र मिश्र ने वैल्यू एडिशन और वैज्ञानिकों को किसानों के प्रक्षेत्र पर जाकर प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित करते हुए कहा, वैल्यू एडिशन में 2-3 सेक्टर हैं, एक ग्रेन और सीरियल का सेक्टर है। तो ग्रेन सीरियल के सेक्टर में खाली किसान को आप उसको क्लीनिंग, ग्रेडिंग और पैकिंग का महत्व बता दिए, इतना पड़ेगा। दूसरा वेजिटेबल का सेक्टर है और फ्रूट्स का सेक्टर है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो एक तो ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन सिस्टम है, वो थोड़ा सा ट्रेनिंग में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, चाहे ब्रांड सोल्यूशन में है, चाहे चीनी के पानी में है, जैसे अचार रखते हैं, वो सब एक अपना वो, लेकिन वो एक घर के स्तर पे हो सकता है, कॉमर्शियल लेवल पे जाने में अलग इशू।
तीसरा जो सेक्टर है वो बेसिकली ड्राइंग का सेक्टर है, जिसमें सोलर ड्रायर पे थोड़ा काम करने की आवश्यकता है। और ड्राइंग ऑफ लीफी वेजिटेबल्स, ड्राइंग ऑफ पोटैटो जो दिक्कत करेगा, ये टोमेटो और कैबेज और कलीफ्लावर और पालक और मेथी, ये सब अबंडेंस में होता है, जो कि बहुत खराब होता है ड्राइंग में। गोभी की ड्राइंग बगल में आपको मसौदा में गोभी यही बगल में होती है, आप कभी विजिट करिए, अपने 50 साल में आपको यही मिल जाएगा गोभी वाले, उसमें 10-20 को ले आइए, उनको बताइए गोभी कैसे सुखाई जाती है। वो जब गर्मी में क्या बोलते हैं गोभी कॉस्टली होती है, थोड़ा सा फोकस करिए तो जैसा वो कर पाएगा। गेंदे में बहुत अच्छा स्कोप है, तो इनिशियल लेवल पे हम गेंदे की 3-4 वैरायटी का हम पता करा करके और कुछ किसानों को गेंदे में ट्रेन कर सके। गेंदे का मैंने बहुत अच्छा हुआ है, तो गेंदे में कल ये गुलाब बहुत अच्छा है, गुलाब में दिक्कत इसलिए नहीं है कि शहरी क्षेत्र का आसपास के जो खेत है वहाँ गुलाब बहुत अच्छा हो सकता है, तो ये दो को कम से कम कोशिश करिए। बाकी घर में होगा तो बाराबंकी में लोग करी है, कोई दिक्कत नहीं है, रजनीगंधा तो यहाँ बहुत चक्कर नहीं है, लखनऊ से बाराबंकी से आ जाए, लेकिन लोकल लेवल पे थोड़ी फूल को होता है। अपना विचार व्यक्त करते हुए जनपद के किसान आलोक कुमार वर्मा 3-4 साल से मशरूम की खेती कर रहे हैं और पिछली बार हमारा उत्पादन अच्छा था। और ओस्टर मशरूम, बटन मशरूम करना भी कठिन है और कर भी नहीं पा रहे हैं, तो ओस्टर मशरूम का हमें सोलर ड्रायर चाहिए सर, कैसे क्या बनेगा वो हमको चाहिए। इस बार हम उसको बड़े स्केल पे कर रहे हैं, मतलब पूरे भैया में उतना बड़ा स्केल कोई नहीं कर रहा। आप हैं प्रगतिशील किसान रामलोट वर्मा। विगत दिनों की अपेक्षा आज ये केवी के केंद्र जो है होगी, जो आप लोगों के सुपरविजन में पिछले 3-4 साल से हो रहा है, तो हम लोगों का सुझाव यही है सर कि आप अपने पूरे केंद्र को जिस तरह से तन मन से लगाए हुए हैं, इस तरह से आप लगाए रहिए। जैसे तो बातें आई यहाँ निकल करके टमाटर के जूस की, तो आपने कहा जिसके लिए वैल्यूएशन मस्ट है। अब पिछले साल देखा गया गन्ने का जूस अगर उसको वैल्यूएशन में बढ़ा जाए तो कि वही गन्ना जो इतना जूस देता है 38 रुपया लीटर जो है केवल हम सादा देते हैं, और उसी को आप नमक मिर्च लगा के थोड़ा दाएं बाएं लगा करके 100 रुपया का आधा किलो ये सब दे सकते हैं। जब तक वास्तव में किसान इस पर नहीं होगा थोड़ा सा मुश्किल है। अभी आप सुन रहे थे निदेशक ICAR अटारी के निर्देश एवं माननीय कुलपति कुमारगंज विश्वविद्यालय अयोध्या की अध्यक्षता में दिनांक 31/7/2025 को कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा अयोध्या की 17वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक की रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर राम प्रकाश पांडे, प्रस्तुति संजय धर द्विवेदी। सरजू भैया, हाँ भैया, देखो ये तो रही 17वीं बैठक जो रही सलाहकार समिति के, वही के बारे में रेडियो रिपोर्ट। वाचन संकलन राम प्रकाश पांडे का रहा है, प्रस्तुति रही अपने श्रीमान संजय धर द्विवेदी जी के। लेकिन अब ऐसा कुछ है कि आगे हम लोग बढ़ी। आज जो अपनी अयोध्या मंडी का बाजार भाव है पंचन का बताओ चलिए। आज जो बाजार भाव मिला है अयोध्या नवीन मंडी का वो कुछ ये प्रकार से है, यानी कि कामन चावल 3160 रुपये प्रति क्विंटल रहा, गेहूं दड़ा 2550 रुपये प्रति क्विंटल रहा, मक्का पीली 2410 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जबकि भैया जो भाटा रहा है जाके भाव रहा 1600 रुपया कुंटल, हरियर मिर्चा का भाव रहा 4800 रुपया कुंटल, लौकी रही 1350 रुपया कुंटल, जबकि नेबुआ रहा 5000 रुपया कुंटल, पपीता का भाव रहा 2800 रुपया कुंटल। और जो मौसम का मिजाज रहा है, अधिकतम तापमान रहा 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड और सामान्य से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहा है। न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम जो आर्द्रता रही है वो रही 85%, न्यूनतम रही 62%। और हवा की गति रही 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। हवा की दिशा रही दक्षिणी पूर्वी और आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम बादल छावा रहे और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हवा समान गति से आगे भी पूर्वी चले का संभावना है। और आगे जो दूसरे दिन हमारे पंच भैया सुनिए चर्चा सुनिए खरपतवार नियंत्रण पर, जबकि वार्ता रहे मुर्गियों में होने वाली जो बीमारियां हैं उसके बारे में। और पंचन से लीन जाए विदा, तो पंचों अगले दिन फिर मेल मुलाकात हो, तबले हमें सम्मुखन का और सरजू का यह कार्यक्रम से दे अनुमति। जय हिंद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए।
संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।